प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस पर पूरे देश में बीजेपी और सरकार सेवा पखवाड़ा मना रही है। मानो पूरा देश इसमें लगा हुआ है, जनता को इसमें पूरी तरह से भागीदार बनाया जा रहा है। हमारे साथ है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी, स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। नमस्कार अमिताभ जी। धर्मेंद्र जी, पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि प्रधानमंत्री का 75वां साल, 11 साल प्रधानमंत्री के, उसके पहले के कई साल मुख्यमंत्री के, क्या सेवा सप्ताह क्यों? कई प्रधानमंत्रियों में तो जश्न मनता था, यहाँ सेवा सप्ताह क्यों मन रहा है? क्योंकि हमने तय किया है सेवा ही हमारी प्रथम दायित्व है। हमने प्रथम सेवक खुद को प्रधानमंत्री जी ने कहा था। हमने ये तय किया था कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आज जन्मदिन भी है, उनकी सब हम लोग अनुयायी है। एकात्म मार्गदर्शन में एक कल्याणकारी व्यवस्था की बात कही गई है, जिसलिए प्रधानमंत्री जी ने उसको 2012 के अनुवर्ष जब राष्ट्रीय अभियान में आए, उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी के लिए प्रयास। ये सब बिना सेवा के कैसे संभव होगा? ये सत्ता, ये दायित्व, ये अधिकार स्व कल्याण के लिए नहीं है, समाज कल्याण के लिए है। समाज कल्याण सेवा के माध्यम से हो पाएगा। ये जब एक बहुत बड़ा अवसर मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी की सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक ऑफिस में हेड ऑफ द गवर्नमेंट करके उनकी भी 25 साल हो गए, उनकी आयु भी 75 साल हुए। ये सफलता की, ये कोई निजी सफलता नहीं है, यह पार्टी की सफलता नहीं है, या मेरे संगठन की सफलता नहीं है। भारत की एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य घर के व्यक्ति उस प्रकार की सामाजिक अर्थनीतिक पृष्ठभूमि में आके भारत की प्रजातंत्र ने ही अवसर दिया, भारत के लोगों ने ही अवसर दिया, उनको एक अवसर दिया सेवा की। इसीलिए हमने आज ये कोई सरकार, पार्टी, संगठन की विषय नहीं है। आज ये जो सारे विषय अभी समाज मना रहा है, देश मना रहा है, स्वच्छता होनी चाहिए, रक्तदान होनी चाहिए, नारी सशक्तिकरण होनी चाहिए, पेड़ लगानी चाहिए, ये तो वैश्विक प्रायोरिटी है, ग्लोबल प्रायोरिटी है। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पे इससे बढ़िया कुछ अवसर हो ही नहीं सकता है। केवल प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन नहीं, महात्मा गांधी जी की जयंती तक, शास्त्री जी की जयंती तक, ये जो कालखंड है 15 दिन की, इसमें भारत पिछले कई सालों से सेवा समर्पण पखवाड़ा बनाते आ रहा है। हम लोग आज सुबह भी आज की तय था कि 1 घंटा, 1 दिन 1 घंटा, आज हमने सुबह आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में, जो एक अच्छा कॉलेज है देश की, उसमें आज खुद में रह के 1 घंटा स्वच्छता के बारे में बात करके आया, पेड़ भी लगाया, स्वच्छता के अभियान में भी खुद को शामिल किया। इस प्रकार के सभी लोगों को ग्रास रूट पे जाके हम कुछ ना कुछ काम करें, यही इस पक्ष पखवाड़ा का लक्ष्य है। धर्मेंद्र जी, हम लोग एक जमाने में देखा करते थे कि मंत्री, मोदी सरकार आने के पहले मंत्री कभी समर वेकेशन हो, विंटर वेकेशन हो, विदेशों में घूम रहे हैं। वीकेंड, सैटरडे संडे को मुझे लगता था लुटियंस दिल्ली पूरा बंद ही होता था, कोई दिखता नहीं था, सब घर पे आराम कर रहे होते थे। शाम को 6-7 बजे के बाद रायसीना रोड तो बंद हो जाता था, शास्त्री भवन में सब चले जाते थे। क्या बदलाव आया है दिल्ली में और क्या सीखा है आपने 11 सालों में? देखिए, शासन की पद्धति के प्रधानमंत्री जी ने देश की शासन प्रक्रिया में एक नई कार्य पद्धति लाई, नई प्रोसेस लाया, प्रायोरिटीज को बदला। वो खुद भी छुट्टी लिए और उन्होंने प्रेरित किया, कोई बाध्य नहीं किया, प्रेरित किया व्यवस्था को, वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो या हम जैसे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हो। जब खुद नेतृत्व एक मिसाल तय करता है, मिसाल खड़ा करता है, एक एग्जाम्पल बन जाता है, तब अपने आप में एक फिलोसॉफिकल एक इम्पैक्ट आता है, एक आध्यात्मिक इम्पैक्ट आता है। आज प्रधानमंत्री जी ने खुद की पराकाष्ठा से, परिश्रम से खुद को एक उदाहरण उन्होंने बनाया। इसीलिए देश सेवा जब प्रायोरिटी होती है, देश की लक्ष्य, देश की विकास जब प्रायोरिटी होती है, ये छुट्टी उसी में हो जाती है। फाइनली छुट्टी में क्या होती है? रिलैक्स तो होती है, मन को आनंद तो लाना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने काम से ही आनंद, इसकी एक नई प्रक्रिया लाई। पहले भी था ये, आज उन्होंने उसको पुनः स्मृति करवाया, पुनः स्मरण करा के उसको स्थापित किया। ये हम लोगों के लिए एक पाथवे है। धर्मेंद्र जी, आप भी देखा जाए तो एक काफ़ी नीचे से जो ग्राइंडिंग होता है पार्टी का, उससे ऊपर आए कार्यकर्ता। आप पार्टी महासचिव भी रहे, आप युवा सांसद भी रहे, महासचिव भी रहे, पार्टी के संगठन में काम किया, कई राज्यों के प्रभारी रहे, आप केंद्रीय मंत्री हैं 11 साल से। धर्मेंद्र जी, इन तमाम दौर में आपने प्रधानमंत्री से कोई ऐसा वाकया है जो आपको लगा हो कि प्रधानमंत्री जी ने किया और मैं उससे सीख के उसको अपने जीवन में अपना रहा हूँ? देखिए, एक ही वाकया नहीं है, पूरा प्रधानमंत्री जी की हर पल हम जब मिलने का अवसर होता है या उनके बारे में पढ़ने की, जानने का अवसर होता है,
हमको लगता है कि ये एक उत्प्रेरक व्यक्ति है, ये एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। मैं आपको एक घटना बताऊं, मैं एबीवीपी के काम उड़ीसा में कर रहा था, मैं वेस्टर्न पार्ट में प्रवास कर रहा था। 90s में हमारे नेता श्री मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में एकता यात्रा देश में शुरू हुई। कश्मीर को देश के साथ जुड़े रखने के लिए श्यामा प्रसाद जी की बलिदान हुई थी। जोशी जी ने उस पीड़ा को और एक बार उठाई, उन्होंने एक बड़ा अभियान किया देश में। माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुरली मनोहर जोशी जी की उस अभियान का प्रमुख संचालक थे। कलाहंडी जिले में छत्तीसगढ़, आज के छत्तीसगढ़ तब के मध्य प्रदेश और उड़ीसा की सीमा में माननीय जोशी जी की यात्रा पास थ्रू किया, वहीं उड़ीसा होके गया। मेरे कोई कार्यकर्ता ने उसकी कुछ दिन के बाद आके मिला कि साहब एक नेता आए थे हमारी, मैं उनके नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उनकी इतनी अजोशी भाषण हुई, कि हम लोग सब प्रेरित हुए उसमें से। तब हमने पता किया किन की भाषण हुई, तब माननीय नरेंद्र मोदी जी की भाषण हुई। तब से पहली बार उनको हमने एक पब्लिक पर्सनैलिटी करके जानते थे, 3-4 साल पहले से 85 ऑनवर्ड से पढ़ते थे उनके बारे में, लेकिन उनकी पब्लिक लीडरशिप की एक का उदाहरण हमने देखा। बाद में मैं जो बिना मिले उनकी इम्पैक्ट में कह रहा हूँ, एक पूरी जिले में एक बक्कू करके एक छोटी सी गांव है, बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है। हमारे वहाँ एक उस स्कूल की शताब्दी मनाई गई, हाई स्कूल की। मेरे को अतिथि करके बुलाया, मैं वहाँ गया तो लोगों ने कहा कि साहब यहाँ 77 में नरेंद्र मोदी जी यहाँ हमारे गांव में आए थे। मेरे को लगा कि ये कोई कहने के लिए कहते होंगे। वहाँ हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक होते थे उन दिनों में, उनका वो गांव था श्री कृष्ण जगदेव जी का। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा हमारे यहाँ गांव में एक कैंप लगी थी, प्रधानमंत्री जी तब संघ के प्रचारक थे, इमरजेंसी के उपरांत उनको साहित्य संग्रह करके इतिहास, इमरजेंसी के इतिहास को, काला इतिहास को लिपिबद्ध करने के लिए उनको काम दिया गया था। वो उस काम पे घूम रहे थे, उसमें उड़ीसा पहुंचे। पूरी श्री जगन्नाथ जी के अन्य भक्त है, दर्शन करने के लिए गए। तो तब वहाँ सब लोग थे इस गांव में, कैंप के कारण कैंप में आए। वो गांव उनको इतना अच्छा लगा, रात को वहीं रुके। उन लोगों ने मेरे को बताया इस तालाब में उन्होंने स्नान किया। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा था कि कभी मैं एक उचित समय देके मैं प्रधानमंत्री जी को कन्फर्म कराऊं। मैं कभी एक अवसर पे मैं प्रधानमंत्री जी को पूछा कि साहब मैं पूरी में उस गांव में गया था, तो उस गांव में लोग कहे कि आप उस गांव में रात गुजारे। बोला हाँ बिल्कुल। मेरे लिए आश्चर्य था, अमिताभ जी, जो तालाब की और स्कूल की अवस्थिति, ये सारे के बारे में उन्होंने मेरे को बताया कि स्कूल ऐसा है, उसके पास एक रोड है, रोड के नीचे तालाब है, तालाब का आकार ऐसा है। तो मैं स्तब्ध रहा कि शायद मैंने उनको पूछा 2015-16 के समय में, वो घटना था 2077 का। कई दशकों के बाद भी व्यक्ति की प्रभाव छाप भारत के गांव तक भी है, जिले में भी है। यह प्रधानमंत्री जी की विलक्षण व्यक्तित्व का एक प्रतिफलन है, ये उनका अनन्य प्रतिभा की अधिकारी है। धर्मेंद्र जी, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार और पूरा मंत्रिमंडल परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पे काम कर रहा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे में विपक्ष आप लोग जो भी करते हैं उसमें डिसरप्शन, डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रैक्शन कर रहा है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। क्योंकि उनकी जो मूल एक पॉलिटिकल प्रोसेस में एक विचार होती है, एक आइडियोलॉजी होती है, एक पॉलिसी, कुछ पॉलिसी होते हैं, कुछ पॉलिसीज को प्रैक्टिस करने वाले प्रामाणिक लोग होते हैं। विपक्ष में बता, हम लंबे समय विपक्ष में बैठ के आए। हमको श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जगन्नाथ राव जोशी, ऐसे हमारी पक्ष के अनेक थे। समाजवादी आंदोलन में डॉक्टर लोहिया से लेकर अनेक लोग थे। साम्यवादी कम्युनिस्ट आंदोलन में भी बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व है। कांग्रेस में भी ऐसे बहुत बड़े बड़े व्यक्तित्व थे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस में जो परिवारवाद की हिमक लगी, इसको इतना खोखला बनाया, अभी ना कोई विचार है, ना कोई नीति है। नेतृत्व सामंतवादी परिवार के पास है, अहंकारी परिवार के पास है,
उस पार्टी में और नई सोचने की ताकत नहीं बची है। और उनके साथ जो कुनबा जुड़ा है वो भी परिवारवादी है। यूपी में देखिए, तमिलनाडु में देखिए, बिहार में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, कुछ बड़े घरानों की, कुछ बच्चों की एक क्लब है आज विपक्ष की समूह। उनको हमें कोई अपेक्षा नहीं है, उनको जैसे करनी उनको ऐसे भी भरनी। इसीलिए देश की जनता ने निरंतर एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बार बार आस्था प्रकट कर रही है। नेपो किड्स की जो चर्चा चल रही है अभी, मनीष तिवारी, कांग्रेस के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं, लेकिन ऐसी आवाजें दबा दी जा रही है। देखिए, ये तो पहले से भी है। मैंने जो कहा कि इस पार्टी की, देखो, भारत की चीजों को प्रतिक्रिया करने के लिए अपना पद्धति है। भारत प्रजातंत्र की पुजारी है। भारत अभी नहीं, सदियों से भारत प्रजातंत्र की पुजारी है। हम प्रजातंत्र में अपना मत को जब अवसर आता है स्पष्ट रूप में देते हैं। ये निपो क्लब होने के कारण उनको जनता ने निरंतर अस्वीकार किया है। स्वाभाविक उनकी पार्टी में जो विवेकवान लोग होंगे उनके अंदर चर्चा तो करेंगे ही। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश के युवा छात्र जेन जेड जिसे कहते हैं, जेन जी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वो उनके साथ हमेशा खड़े हैं। वो जेन जी से सपोर्ट मांग रहे हैं। उनको लग रहा है कि बाकी देशों में जो हुआ भारत में भी कर गुजरेंगे। देखिए, भारत की एक प्रक्रिया थोड़ा अलग है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। भारत को सदियों से सही गलत ध्यान में आता है। आप आज से 100 साल पहले क्या हो रहा था अनुमान करिए। तब हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किया था 1921 में। 1942 में हम लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट किया था, भारत छोड़ो आंदोलन किया था, जेन जी ही किया था। क्यों? हम प्रजातांत्रिक तरीका में विश्वास करते हैं। 47 में हमको आज़ादी मिली। उसके बाद भी जो लोग, आज राहुल गांधी जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं, इमरजेंसी उन्होंने लगाया था। इमरजेंसी की परिस्थिति उनकी खानदान के कारण हुई थी। खानदान की हित को बचाने के लिए उन्होंने देश की संविधान की तार की थी। जब उनको उनकी माताजी और उनको भी अवसर मिला सामने में मनमोहन सिंह जी को रख के सरकार चलाने के लिए, उन्होंने भी सारे अवैज्ञानिक काम किया था। जेन जी उनके खिलाफ भी खड़ा था। इसलिए 14 में हम लोग दायित्व में आए। जेन जी अगर हमारे साथ ना होता तो हम 2019 में दोबारा दायित्व में नहीं आते। जेन जी अगर हमारा साथ नहीं होता तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं होते। एनडीए की इतना विशाल नेतृत्व, लगभग देश के 75% हिस्से में सेवा के अवसर ना मिलता। ये परिवारवादी लोग, ये क्लब है, उनकी फैमिली क्लब है। दिल्ली में एक बड़ा क्लब है, उनकी सब फ्रेंचाइजी छोटे छोटे क्लब अन्य राज्यों में है। ये सामंतवादी लोग, डेमोक्रेसी में जिनकी विश्वास ही नहीं है, भारत की डेमोक्रेसी जिनको चुनता है, उन पे वो ईर्षान्वित होके एक विद्वेष भाव खड़ा करने का पैदा करते हैं। समाज इनको, इस प्रकार की मौका परस्तों को, इस प्रकार की दिवालिया लोगों को समाज पहचानता है। अब वो बिहार जाकर वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर रहे हैं। बिहार अभी तक उनको ध्यान में नहीं आया था। चुनाव के पहले CWC चल रही है, बिहार में मैनिफेस्टो रिलीज हो रहा है। जिन सहयोगियों के साथ काम कर रहे थे, लगता है सीट शेयरिंग में, उनके साथ भी बातचीत नहीं। तो क्या फिर से ये कांग्रेस उठने की कोशिश कर रही है क्या राहुल गांधी जी? देखो, प्रजातंत्र में सबको कोशिश करनी चाहिए और मैं कहूँगा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस कोशिश करनी चाहिए। हमारे काम थोड़ा आसान रहेगा। आप बिहार के प्रभारी रहे हैं, बिहार को आप काफ़ी समझते हैं धर्मेंद्र जी। जिस तरह से वहाँ पर प्रधानमंत्री जी की माँ को लेकर, दिवंगत माँ को लेकर जिस तरह से पब्लिक मीटिंग्स में अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है और विपक्ष का कोई नेता उसको निंदा भी नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे आप? देखो, जिनके पास विवेक ही नहीं है, जिनके पास बुद्धिमत्ता की भ्रम हुई है, जिनको हम कहते हैं, इसीलिए तो कहते हैं दिवालिया हो गए हैं। कोई सभ्य समाज में इस प्रकार की वातावरण नहीं रहती है। शत्रु को भी इस प्रकार की कोई व्यवहार नहीं करता। हम तो शत्रु ही नहीं है, हम तो प्रतिद्वंदी है, प्रतिस्पर्धा में हम लोग हैं। हमको आदर करना चाहिए परस्पर, हम तो आदर करते हैं। हम तो आदरणीय सोनिया गांधी जी को जब देखते हैं बड़ा आदर से सम्मानित करके बात करते हैं। ये उनके संस्कार है, हमारे संस्कार कुछ अलग है, उनकी संस्कार कुछ अलग है। जिस संस्कार है वो सभ्यता को प्रतिनिधित्व करते हैं, देश उसको कभी स्वीकार नहीं किया है। आप जब बिहार गए, प्रभारी बन के रहे, प्रभारी नहीं है फिर भी आप पिछले कई 2-3 बार बिहार गए हैं, मुख्यमंत्री जी से ही मुलाकात हुई है।
बीजेपी जेडीयू में तो ज़्यादा समस्या लग नहीं रही है, नीतीश कुमार सीएम है, बीजेपी जेडीयू सीटों का बंटवारा कर लेंगे, लेकिन जो बाकी सहयोगी दल हैं धमेश जी बहुत अलग अलग पासे फेंक रहे हैं, सब बड़ी बड़ी सीटें मांग रहे हैं, खासकर चिराग नहीं, पासवान। देखो एनडीए की एकजुटता है, हम सब आपस में लड़ेंगे चुनाव, आपस में है इकट्ठा है, आपस में चुनाव लड़ेंगे और फिर एक बार हम लोग सरकार बनेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है, वो काम बरकरार रहेगा। चिराग जी जो बार बार संकेत देते हैं कि हम पूरी की पूरी सीटों पे भी लड़ेंगे, लड़ सकते हैं, उनके लोग बोले भावी सीट नहीं, हम लोग सब इकट्ठा ही लड़ेंगे चुनाव। बातचीत हाँ, बातचीत सब में चाली हूँ। धमेश जी आखिरी सवाल, आप पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार हैं, आपने कई राज्यों में प्रभार देखा है, बिहार के ही प्रभारी रहे हैं। अब आखिरी एक दो सवाल में बिहार पर पूछ के खत्म करूंगा। बिहार कितना मुश्किल लग रहा है इस बार, क्योंकि कैंपेन जो है कांग्रेस का आरजेडी का बहुत पीक पे है। अब बीजेपी में अभी लग रहा है कि बहुत शुरू भी नहीं किया। ओवैसी जी कूद पड़े हैं किशनगंज और सीमांचल इलाके में। मेरे ख्याल से माननीय प्रधान 20 साल की एंटी देखो अमिताभ जी, चुनाव को हम कभी भारतीय जनता पार्टी वाले हल्के में नहीं लेते हैं, कभी भी हम हल्के में नहीं लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 महीने में कम से कम 5 बार बिहार जाके आए हैं। गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सब लोग बिहार निरंतर जा रहे हैं। बिहार के हमारा सबसे बड़ा नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार में प्रवास कर रहे हैं। उनकी एक औरा है, उनका एक आभा है। हमें नहीं लगता है कि देखो हमारे काम में इस बार बोलेगा। हम लोगों ने बिहार में मेहनत किया है, महिलाओं की चिंता किया है, नौजवानों की चिंता किया है, विकास किया है, रास्ता बनाया, स्वास्थ्य सेवा ठीक किया है, शिक्षा प्रणाली को ठीक किया है। ये लोगों की वहां विश्वास हमारे साथ जुटेगी, हमें पूरा भरोसा है। शुभकामनाएं धमेश जी। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।